गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस में बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक में अरस्तु के संविधान संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अरस्तु के अध्ययन का तरीका तथ्यों पर आधारित अध्ययन करना था और उनका अध्ययन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। अरस्तु ने जो पॉलिटिक्स रचना की है उससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो सारे यथार्थ पर आधारित है। अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद में अपने विचार दिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संविधान के बारे में, उसका संविधानों का वर्गीकरण क्या है, किस तरह से शासन का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक लिखा है। अरस्तु ने यह कहा कि संविधान राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतः राज्य के पदों के निर्धारण से है और विशेषकर ऐसे पद के निर्धारण से है जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च है। इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर संविधान के संबंध में कई बातें हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। जैसे पहला, संविधान राज्य अथवा उसके पदों का संगठन है। तो संविधान, उन्होंने ये कहा कि राज्य का स्वरूप है। उन्होंने शासन, राज्य, संविधान, इनको समानार्थी मानते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं संविधान के बारे में। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि संविधान द्वारा ही सर्वोत्तम सत्ता के निवास को निर्धारित किया जाता है। फिर वो ये कहते हैं कि संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि राज्य किस लक्ष्य की ओर उन्मुख है, यानी एक राज्य का उद्देश्य क्या है। राज्य के लिए संविधान अति आवश्यक है। इसी के आधार पर राज्य का निर्माण अथवा अंत होता है। राज्य का सार अथवा अति आवश्यक आधार संविधान होता है और संविधान में परिवर्तन के साथ ही राज्य का रूप भी बदल जाता है। तो अरस्तु की संविधान संबंधी धारणा की सर्वप्रमुख विशेषता उसके द्वारा राज्य, संविधान और दल को एक रूप मान लेना है। क्योंकि अरस्तु ये कहते हैं कि जैसे जैसे संविधान में परिवर्तन होगा या शासन के स्वरूप में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे राज्य के रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो राज्यों का या संविधानों का वर्गीकरण उन्होंने एक ही बात मानते हुए ये कहा कि यह वर्गीकरण दो आधार के ऊपर समझा जा सकता है। यानी इन्होंने राज्यों का वर्गीकरण या संविधानों का वर्गीकरण करते हुए उसके पीछे दो आधार बताए। पहला, संख्या का आधार। संख्या के आधार से इनका तात्पर्य था कि जो सत्ता का प्रयोग करते हैं, तो सत्ता का प्रयोग करने वाले या प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करने वाले कितने व्यक्ति हैं, यानी सत्ता कितने व्यक्तियों के हाथ में है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि शासन की शक्ति कितने लोगों के हाथ में है। ये संख्या को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण आधार माना, पहला। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जो शासन कर रहे हैं उन व्यक्तियों का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य यानी शासन का उद्देश्य होता है जनता का हित करना, और यदि यही शासन जनहित से अपने आप को मोड़कर स्वहित यानी स्वार्थ के हितों की पूर्ति, अपने हितों की पूर्ति करने लग जाते हैं, तो वो नैतिकता का आधार ही बदल जाता है। तो दूसरा आधार उन्होंने बताया नैतिक आधार, अर्थात शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है, जनता का हित करना या स्वहित पूर्ति। इन दो आधारों पर उन्होंने संविधान के वर्गीकरण को बताया और उन्होंने ये कहा कि पहले आधार यानी संख्या के आधार पर यदि एक व्यक्ति का शासन है या कुछ व्यक्तियों का शासन है या बहुसंख्यकों का शासन है,
इस आधार पर उन्होंने 3 भेद भी किए, 3 प्रकार बताए हैं अरस्तु ने, और तीनों के स्वाभाविक रूप और विकृत रूप भी बताए हैं। यानी उद्देश्य के आधार पर, यदि सत्ता या शासन जिनके हाथ में है उन व्यक्तियों का उद्देश्य जनता का हित करना है तो वो शासन का स्वाभाविक रूप होगा, और यदि उनका उद्देश्य अपने हित की पूर्ति करना है तो वो शासन का या संविधान का विकृत रूप कहलाएगा। और कितने व्यक्तियों के हाथ में सत्ता है, यानी अगर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता है और वो जनता के हित के लिए कार्य करता है, यानी उसका उद्देश्य सत्ता का या सत्ता संचालन का उद्देश्य जनता का हित है, तो उसे शासन का स्वाभाविक रूप कौन सा होगा? एक तंत्र या राजतंत्र कहेंगे। जैसे एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ आप लोगों को, यदि शासन की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में है और वो व्यक्ति उस शक्ति का प्रयोग जनता के हित के लिए करता है तो उसे शासन का स्वाभाविक रूप कहेंगे, और वो शासन का स्वाभाविक रूप क्या कहलाएगा? एक तंत्र या राजतंत्र। ठीक है। इसी तरह से यदि सर्वोच्च सत्ता यानी शासन के संचालन का उद्देश्य स्वयं का हित करना हो और इसी राजतंत्र यानी एक व्यक्ति जो शासन कर रहा है या एक तंत्र है जिसे हम कहते हैं उसका स्वाभाविक रूप है, यदि उसका उद्देश्य अपने हित की पूर्ति करना होगा तो वो शासन का विकृत रूप हो जाएगा और उसे आततायी तंत्र कहेंगे। समझ में आ गई बात? इसमें ये बताया है इन्होंने कि शासन का स्वाभाविक रूप और शासन का विकृत रूप किसे कहते हैं। यदि शासन का उद्देश्य जनता का हित है तो उसे स्वाभाविक रूप कहेंगे, यदि शासन करने का उद्देश्य स्वहित है तो उसे विकृत रूप कहेंगे। संख्या का आधार जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने बताया है, तो एक व्यक्ति के हाथ में शासन है और वो स्वाभाविक रूप है उसका, यानी जनता के हित में काम कर रहा है, तो वो एक तंत्र या राजतंत्र कहलाएगा। और वही व्यक्ति जिसका उद्देश्य अपना हित करना होता है तो उस एक तंत्र या राजतंत्र के स्थान पर उसे आततायी तंत्र नाम देंगे। ओके। फिर है संख्या का आधार, क्योंकि उन्होंने बताया, और 3 प्रकार के शासन का या संविधान का वर्णन उन्होंने किया है। दूसरा उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के हाथ में शासन हो, यानी यदि शासन या सत्ता का उपभोग करने वाले कुछ ही लोग हो, शासन का संचालन करने वालों में कुछ लोग यदि हों जिनके हाथ में सत्ता हो और उनका उद्देश्य जनता का हित करना हो, तो वो शासन का स्वाभाविक रूप होगा और उसे हम कुलीन तंत्र कहेंगे। ठीक इसी तरह से कुछ लोगों के हाथ में जो सत्ता है, अगर जनता का उद्धार करना, जनता का हित करना उद्देश्य होगा तो वो क्या कहलाएगा? कुलीन तंत्र। ये शासन का स्वाभाविक रूप होता है। और यदि वही कुछ लोग अपने हितों की पूर्ति करने लगे, अपने वर्ग के हितों की पूर्ति करने लगे, स्वयं की पूर्ति करने लगे, कुछ लोगों के हाथ में शासन हो, तो उसे हम शासन का विकृत रूप कहेंगे, जिसको अरस्तु ने नाम दिया था वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र। तो वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र किसे कहेंगे? जिसमें कुछ लोगों के हाथ में शासन हो और उनका उद्देश्य अपने हित में ही उनके उद्देश्य की पूर्ति होती हो, तो उसे वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र कहते हैं। इसी तरह से अगला शासन का प्रकार उन्होंने बताया था कि जैसे सभी के हाथ में बहुसंख्यक हो सत्ता का उपभोग करने वाले, यानी सभी के हाथ में यदि शासन की शक्ति हो और वो जनता के हित के लिए काम करे, तो उसे स्वाभाविक रूप उसका क्या नाम दिया उन्होंने? बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र। और यही सारे व्यक्ति जिनके हाथ में सत्ता है
उस सत्ता का उपभोग वो निज स्वार्थ के लिए करने लगे तो उसे शासन का विकृत रूप उन्होंने बताया, जिसको नाम दिया था भीड़ तंत्र। तो ये संविधान के 3 प्रकार उन्होंने बताए और ये कहा कि यदि जनता का उद्देश्य, जनता के हित में काम करेंगे वो, तो वो शासन का स्वाभाविक रूप होगा, और यदि स्वहित में काम करेंगे तो वो शासन का विकृत रूप होगा। एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता है या कुछ लोगों के हाथ में सत्ता है या सभी बहुत सारे लोगों के हाथ में सत्ता है, इसके आधार पर उन्होंने शासन का स्वाभाविक और विकृत रूप भी बताया है। तो इसी तरह से जैसे एक व्यक्ति है विकृत रूप में, उसे आततायी तंत्र के स्थान पर हम निरंकुश तंत्र भी कह सकते हैं, एक ही बात है दोनों। तो ये उन्होंने भीड़ तंत्र को अरस्तु ने डेमोक्रेसी भी कहा है। देखिए आप, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है, वो उन्होंने भीड़ तंत्र को कहा है। जब और बहुतंत्र या संवैधानिक शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में आज प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें कि अरस्तु ने डेमोक्रेसी भीड़तंत्र को कहा है। भीड़तंत्र यानी जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो केवल जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं, उनका उद्देश्य केवल अपने हितों की पूर्ति करना है, उसको अरस्तु ने भीड़ तंत्र नाम दिया है। और ऐसे ही जो लोग शासन सत्ता में हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं, उसको अरस्तु ने बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र नाम दिया है, अर्थात पॉलिटी उसको कहा जाता है। तो इस तरह से अरस्तु ने संख्या और उद्देश्य के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण किया है। धन्यवाद।